हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। और आइए आज हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हैं। इसमें जैसे भी प्रश्न आते हैं वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसमें। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे चैनल पर भी आप प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों का इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने 10 तक इससे पहले के वीडियो में किया था, लेकिन 11 से 15 तक का उसमें गद्य का भाग है। यदि आप लोग बोलेंगे तो गद्य का भाग भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा, बट मैं इसमें शामिल नहीं किया हूं। तो आइए 16 से लेकर आज मैं स्टार्ट करता हूं। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ डैश जोन का निर्माण करता है। तो इस डैश में खाली जगह को भरना है। किसका निर्माण करता है? अंतर का, भ्रम का, विकास का या विकृति का? आप इसका आंसर करें। 16 का आंसर करें। तो 16 का राइट आंसर होगा थर्ड, विकास का। यहाँ पे आएगा विकास, है ना। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच ज्ञान का अंतरण होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक विद्यार्थी के बीच संवाद, तर्क वितर्क होता है। संवाद तथा तर्क वितर्क के द्वारा विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का विकास होता है तथा कभी कभार शिक्षक के ज्ञान में भी सुधार होता है। आप सभी लोग टीचिंग से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि यदि आप किसी को सिखाते हैं तो उससे तो सिखाते ही हैं और क्या होता है, खुद भी सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? बोध में संज्ञानात्मक भार, शिक्षकों के प्रति आदर, उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि। 17 का आंसर करें, क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर है फर्स्ट, बोध में संज्ञानात्मक भार, यह घट सकता है। ठीक है, बोध में संज्ञानात्मक भार, यानी किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? तो बोध में संज्ञानात्मक भार घट सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। काल्पनिक, तदनुभूतिक, अमूर्त, गैर विवरणात्मक। 18 का आंसर करें। तो 18 का राइट आंसर होगा सेकंड, 2, तदनुभूतिक। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए तदनुभूतिक। तदनुभूतिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है दूसरों की भावनाओं, संवेगों, कष्टों का अनुभव करना और समझना। इसे समानुभूति भी कहा जाता है। यह सहानुभूति से उच्च भावना होती है। तदनुभूति के दो पहलू होते हैं, एक समानुभूति वाला व्यक्ति, दूसरा महसूस करने वाला। पहले घटक को भावात्मक घटक कहते हैं जो सभी प्राणियों में होता है। दूसरा घटक संज्ञानात्मक जो केवल मनुष्यों में होता है। संज्ञानात्मक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में ही होता है। कक्षा कक्ष में संवाद सदैव तदनुभूतिक होनी चाहिए ताकि शिक्षक तथा छात्र के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान के दौरान विचारों के मर्म या संवेगों को समझा जा सके। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? जटिल प्रश्न, नानुमिति, पुनरावर्ती पदबंध, सुगम पूर्वाभ्यास। तो 19 का आप आंसर करें। तो 19 का राइट आंसर होगा 4, सुगम पूर्वाभ्यास। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप आराम से आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 4, सुगम पूर्वाभ्यास। ये नहीं दिख रहा, मैं इसे हटा देता हूँ। इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, तो संप्रेषक द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण सरल तथ्यों में जो श्रोताओं के पूर्वाज्ञान से जुड़ा होता है
से शुरू करते हुए अपने मौलिक प्रस्तुतिकरण की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे श्रोताओं को प्रस्तुतिकरण नीरस और उबाऊ महसूस नहीं होता। कक्षा में एक शिक्षक भी नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रस्तुतिकरण यानी पाठ या इकाई का शुरुआत करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्रिय करना है ना, यानी प्रस्तुतिकरण से स्टार्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? दृष्टिकोण स्थापित करके, विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, सूचना भार में वृद्धि करके, उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके। तो 20 का आप लोग आंसर करें। 20 का राइट आंसर है फर्स्ट, दृष्टिकोण स्थापित करके। दृष्टिकोण स्थापित करके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, तो आइए रीजनिंग का पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह का रीजनिंग आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। श्रृंखला 1, श्रृंखला 1, 6, 15, 28, 45 डैश में अगली संख्या क्या होगी? 66, 76, 56, 84। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके इसमें भरना है कि अगला श्रृंखला क्या होगा। यदि आप बोलेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन भी दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि कैसे यहाँ पे आएगा जो भी अंक आए। ठीक है, और नहीं तो मैं सिर्फ आंसर करते चला जाऊँगा, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे रीजनिंग आपको आने चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो से डालूंगा। इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो 21 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 66। यहाँ पे जो आएगा 45 के बाद आएगा 66 आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 श्रृंखला ABD DGK HMS MTB डैश में अगला पद क्या आएगा? यहाँ पे बताना है। ABD DGK HMS MTB के बाद यहाँ पे क्या आएगा? NSA SBL PSK RUH क्या आएगा? तो इससे पहले हमको इसमें लिंक ढूंढना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब भी आएगा। आप सॉल्यूशन करके यहाँ पे बताएंगे, वीडियो को पॉज करके बना करके यहाँ पे भरिए क्या आएगा। तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। 22 का राइट आंसर होगा सेकंड, यहाँ पे आएगा SBL। ठीक है, अब कैसे आएगा आप इसका सॉल्यूशन करके निकालिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 किसी कूट में COVALENT है ना, कोवेलेंट, इसको कोवेलेंट पढ़ सकते हैं। तो किसी कूट में ये लिखा हुआ है का इसका कूट भाषा जो है वो चेंज करके इस तरह से आया है BWPDUOFM। तो नेक्स्ट का कूट भाषा है एलिफेंट ELEPHANT। तो इसका कूट भाषा क्या होगा? यानी इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन जो है किससे होगा? इससे होगा या इससे? आप इसका आंसर करें। फर्स्ट में है MFUIQRTW, सेकेंड में है QMUBIADH, थर्ड में है QFMFUOBI, फोर्थ में है EPHNTEAS। तो 23 का पहले तो हमें इस दोनों में रिलेशन ढूंढना होगा कि क्या रिलेशन है, उसी तरह से इसका रिलेशन हम ढूंढेंगे क्या होगा। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए कैसे ये बनता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा। मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ। तो 23 का राइट आंसर होगा सेकंड, यहाँ पर आएगा QMUBIADH, ये इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच निम्नलिखित रिश्ता है। क्या? ग्रैंडफादर का, फादर इन लॉ का, फादर का या अंकल का। 24 का आप आंसर करें। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी आपने देखा कुछ रीजनिंग आता है, अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने लगा है। तो इस प्रकार का आपका हर एक साल UGC नेट पेपर फर्स्ट में आता है। तो आप इसका आंसर निकालें और इसका करें। वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 24 का राइट आंसर है 3।
इसका आंसर होगा फादर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अपने दाहिने ओर मुड़कर 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर पर है? 50 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर। आप इसका तुक्का नहीं लगा सकते, आपको इसका सलूशन करना ही पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकलेगा। तो 25 का आप आंसर करें। बस जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे दाएँ बाएँ जितना मीटर करा उतना घुमा के करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग का है, बट इसका आंसर सही ही आएगा। तो 25 का आप आंसर करें। वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 25 का राइट आंसर है फर्स्ट, 50 मीटर की दूरी पर है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल के मिलाइएगा सही आंसर आया कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं, क्या निर्मित करते हैं? एक ऐतिहासिक व्याख्या, एक आख्यान, एक तर्क, एक अटकल। 26 का आंसर करें तो 26 का राइट आंसर होगा, बताइए। 26 का राइट आंसर होगा 3, एक तर्क। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं इसे इस तरह से रहने देता हूँ। ठीक है, तो 26 का क्या हो गया आंसर? थर्ड, एक तर्क। ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस पर मैं टिक लगा ही देता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, इसे नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब आ गया। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर हो गया एक तर्क। अब समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए और मैं थोड़ा इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। कथनों की ऐसी श्रृंखला जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात के लिए सहमत किया जाता है या उन्हें किसी वक्तव्य को सत्य मानने के लिए कारण दिए जाते हैं, साधारणतया तर्क के बिंदु साधारण भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन्हीं बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। दिए गए दोनों कथनों में जीवन उद्भव के संदर्भ में प्रथम कथन में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के काफ़ी समय बाद जीवन उद्भव हुआ था। दूसरे कथन में जीवन उद्भव के सिद्धांतों की बात कही गई है, अतः प्रस्तुत दोनों कथनों तर्क का निर्माण करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब सही है। नीचे 4 कथन दिए गए हैं ABCD, आप देख सकते हैं। उनमें से 2 आपस में इस तरह संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, परंतु वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। यानी जो 2 है वो सत्य ही होगा, असत्य होगा ही नहीं। उसमें कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। तो 4 दिया हुआ है ABCD। ए पढ़ रहा हूँ मैं। ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। तो इसी से आपको आंसर निकालना है। इस तरह का भी रीजनिंग आता ही आता है इसमें। 27 का आप आंसर करें। 27 का राइट आंसर होगा एक में आंसर दिया हुआ A और B, 2 में दिया हुआ A और C, 3 में दिया हुआ A और D, 4 में दिया हुआ B और C। तो 27 का राइट आंसर होगा 4, B और C। इसका राइट आंसर है B और C, B और C। B क्या कहता है? लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करें। इससे आप बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से बनेगा और आसान भी लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए इसे और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि ईमानदार व्यक्ति को कष्टों का सामना करना पड़ा हो, ईमानदारी की परीक्षा देनी पड़ी हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन पूर्णतः सत्य है। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ठीक है, आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को ही तो ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है आज की डेट में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और तीसरा कथन आंशिक रूप से सत्य है।
सी कथन जो है ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। ठीक है, ये आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। और चौथा कथन भी पूर्णतः असत्य है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सभी ईमानदार व्यक्तियों को कष्ट झेलना पड़े हो। ठीक है, तो इसका राइट होगा बी और सी, ए और डी होगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, 27 का आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके उसे देखिए और समझने का कोशिश करें। एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सही हों, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हों, इसके सभी आधार वाक्य गलत हों परंतु इसका निष्कर्ष सही हो, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। तो बताइए 28 का क्या होगा। ट्वेंटी 28 का आंसर करना कि कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों में से कौन होगा। एक निगमनात्मक तर्क अभी अप्रामाणिक है यदि क्या, तो इसका राइट आंसर है 4, यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। तो तर्क की जिस प्रक्रिया में समान कथनों मीन्स आधार वाक्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है निगमनात्मक तर्क कहलाता है। पहले तो हमको समझना होगा कि निगमनात्मक तर्क होता क्या है। ठीक है, तो आइए इसे मैं फिर से बता रहा हूँ। तर्क की जिस प्रक्रिया में समान कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, यानी तर्क हो रहा है उससे एक निश्चित निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, तो वो निगमनात्मक तर्क कहलाता है। अर्थात निष्कर्ष का सही होना आधार वाक्यों पर निर्भर करता है, यानी जैसा आधार वाक्य होगा उसी पे तो उसका निष्कर्ष निकलेगा ना। अतः आधार वाक्य सही होने की स्थिति में निष्कर्ष भी सही होते हैं। यदि आधार वाक्य सही है तो उसका निष्कर्ष भी सही ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेता हूँ और फिर ऑप्शन पे आएंगे। नीचे दो आधार वाक्य ए और बी दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ए और बी दो आधार वाक्य दिया हुआ है। यहाँ पे है आधार वाक्य ए और बी। ठीक है, इन दो आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिख रहा है नीचे निष्कर्ष निकाले गए हैं। यहाँ तक समझ में आया। उस कूट का चयन करें जो प्रामाणिक रूप से निकाले गए आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्षों को दर्शाता है। तो देखिए आधार वाक्य यहाँ पे है ए और बी, ध्यान से समझिएगा सुनिएगा। सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ। कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। तो इसका आपको आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4। 29 का आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें, आधार वाक्य और निष्कर्ष जो दिया हुआ है आप उसका आंसर फिर आराम से करें। तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 29 का राइट आंसर होगा 29 का राइट आंसर है 3rd, केवल 3। इसका जो राइट आंसर है केवल 3 है। कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। इसे निकालने का बनाने का एक तरीका होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो आप इसे निकाल के आंसर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि इसका सलूशन भी मिले तो नेक्स्ट वीडियोस में सलूशन लाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 3, केवल 3 है ना। कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, ये आंसर। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। किसी भी एक स्थिति में निष्कर्ष यदि गलत होता है तो वह निष्कर्ष गलत माना जाता है। किसी भी स्थिति में निष्कर्ष गलत होता है तो वह उसका निष्कर्ष क्या है, गलत ही होगा फर्स्ट में। ठीक है, तो कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता तो ये तो गलत है। चमगादड़ है तो पक्षी है, तो कोई भी पक्षी बोला चमगादड़ नहीं होता तो इसमें तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पे चलते हैं। सकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष ही निकाले जाते हैं, यानी सकारात्मक है कथन तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सही ही निकलेगा। ठीक है,
उक्त दोनों नोट तथा चित्रों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निष्कर्ष को हल करने पर केवल तीसरा निष्कर्ष सही सिद्ध होता है। आप आधार वाक्य और निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो इसका सही आंसर निकलेगा तीसरा, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 30 नंबर। और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जैसे गिलास में बर्फ़ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है? सदृश्यमूलक, परिकल्पनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सांख्यिकीय। आप 30 का आंसर करें तो 30 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, सदृश्यमूलक। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। सादृश्यमूलक तर्क, जब एक कथनी की तुलना दूसरे कथन से करते हुए समानता का प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसे कथन सादृश्यमूलक तर्क कहलाते हैं। पहचान क्या है? यदि वाक्य में जिस प्रकार या उसी प्रकार संयोजन का प्रयोग किया जाए तो ऐसे तर्क सादृश्यमूलक तर्क कहलाते हैं। सादृश्यमूलक तर्क में व्यक्ति किसी उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए निष्कर्ष निकालता है। ये उपमा आपको हिंदी में पढ़ने में को मिलेगा, उपमा क्या होता है, ठीक है। तो यानी आप ट्रिक के तौर पे इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। किसे? उसी प्रकार यदि वाक्य में आया हो, ठीक है, उसी प्रकार या जिस प्रकार, तो वो सादृश्यमूलक होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें सभी 30 आए हैं। और इसके बाद जो वो डाटा हैंडलिंग का है, डाटा हैंडलिंग अब पद आता ही आता है। तो इसके बाद मैं फिर मिलता हूँ 15 या 20 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज वाली बात इसमें आपको मिले हो क्वेश्चंस, तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।